तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संख्या के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। तो दोस्तों ये नंबर सिस्टम जो है किस किस क्लास के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों वहाँ देखिए, अब ऊपर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ है फॉर क्लास 6, 7, 8, 9 और 10th। मतलब ये क्या, ये क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक के सभी बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों हो सकता है ये चीज़ आपको पता नहीं होगा, ये चीज़ आपने कभी देखा नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने ना कभी देखा होगा ना कभी सुना होगा। तो दोस्तों आज हम संख्याओं के बारे में बात करेंगे कि संख्या का उत्पत्ति हुआ क्यों है, संख्या आखिर है तो संख्या कितने प्रकार के हैं। आखिर दुनिया में सभी चीज़ों के प्रकार हैं, सभी चीज़ों के टाइप हैं, बहुत सारे टाइप के बहुत सारी चीज़ हैं। तो संख्याओं का भी टाइप होगा, संख्या का भी परिवार होगा, अलग अलग टाइप अलग अलग प्रकार में होंगे। तो आज की वीडियो में हम उन सभी प्रकारों के बारे में ही बात करेंगे दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में, वीडियो के नीचे में लाल कलर का बटन होगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक घंटी का निशान आता है, उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में हम कभी इस तरह के वीडियोस अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं सभी बातों को। तो दोस्तों आपने किसी वस्तु को गिन के देखा है क्या? दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी की गिनती करना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। जैसे आप कोई सामान ही खरीदते हैं तो सामान खरीदते हैं तो उसका होता है क्या, प्राइस होता है। तो दाम क्या होता है, किसी भी एक वस्तु का दाम फिक्स होता है। तो दोस्तों उसमें जो एक आप गिनते हैं वो क्या है, संख्या है। एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, ठीक है दोस्तों। तो किसी भी वस्तु को आप सामान्य रूप से कहाँ से गिनते हैं, गिनना एक से स्टार्ट करते हैं, एक से स्टार्ट करते हैं और अनंत तक गिनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन सभी गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं, तो सामान्य रूप से गिने जाने वाली संख्या को हम कहते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम सूचित किस चीज से करते हैं, तो नेचुरल नंबर को जो है प्रायः n से सूचित किया जाता है। नेचुरल नंबर को नहीं, नेचुरल नंबर के समुच्चय को। तो समुच्चय को समझना बहुत ही आवश्यक है। समुच्चय क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई सामान खरीदे, आप उस सामान को खरीद के क्या करते हैं, एक झोले में या एक बॉक्स में डालते हैं। तो वो बॉक्स में क्या हुआ, एक वस्तुओं का समुच्चय हो गया। समुच्चय का मतलब है कि दोस्तों समुच्चय में जो होंगे कोई भी वस्तु सेम एक प्रकार के दो वस्तु नहीं हो सकते हैं, सभी वस्तुएं क्या होंगी, अलग अलग प्रकार की होंगी। तब वो हो गया क्या, उन वस्तुओं का समुच्चय हो गया। तो चलिए दोस्तों इस सभी चीजों को लिखित रूप में समझने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमने क्या बताया आपको कि सामान्य रूप से गिने जाने वाली संख्या को क्या कहते हैं, हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो उसी चीज को क्या किया है, हम लिखित रूप में समझ लिए हैं। तो देखिए इसमें इसका डिफिनेशन हो गया, ये क्या हुआ, ये प्राकृत संख्या का डिफिनेशन हो गया, नेचुरल नंबर का डिफिनेशन हो गया। नेचुरल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है, सामान्य रूप से गिने जाने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के समुच्चय को दोस्तों n से सूचित किया जाता है, प्राकृत संख्या के समुच्चय को, न कि प्राकृत संख्या को, ठीक है। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को किस चीज से सूचित किया हम, n से। तो n बराबर इसका समुच्चय का निशान ये होता है, मिडिल ब्रैकेट दिया जाता है, तो इससे समुच्चय का बोध होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या हो सकता है 1 2 3, यदि प्राकृत संख्या इस बॉक्स के अंदर है तो वो क्या हुआ, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हुआ। तो क्या प्राकृत संख्या से हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, क्या सभी संख्याओं को, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए हमारे मन में आया एक प्रश्न कि अगर हमको क्वेश्चन दे देता है 2 - 2, तो क्या हम प्राकृत संख्याओं की मदद से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्या। एक और प्रश्न आया मेरे मन में, 12 - 12, क्या इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्या। प्राकृत संख्याओं में तो 1 2 3 4 उससे लेके आगे तक आते हैं, क्या 2 में से 2 घटाएंगे तो हमें प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से कोई संख्या ऐसा मिलता है जो इसको संतुष्ट कर सके, जो 12 - 12 को संतुष्ट कर सके, तो नहीं। तो हमें आवश्यकता है क्या, इस प्राकृत संख्याओं के बारे में जो हमने पढ़ा इसको थोड़ा और विस्तारित रूप में जाने, इसके आगे की चीजों को भी जाने। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं इसके आगे का भी चीज कि क्या है।
तो दोस्तों बात उठती है यहाँ जीरो की, तो क्या हम लोग जीरो के साथ बेईमानी करेंगे? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में क्या किया गया है? जीरो को शामिल नहीं किया गया है। तो जीरो आखिर जाए तो जाए कहाँ? जीरो को कहाँ ले जाएंगे हम? देखिए 2 - 2 सिर्फ प्राकृत संख्या के समुच्चय से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक और नया परिवार बनाएंगे जिसमें जीरो को शामिल करेंगे। तब वो नया परिवार होगा, उसका कुछ नाम देना पड़ेगा। तो उसी परिवार को हम नाम दिए हैं क्या? पूर्ण संख्या का नाम। उसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को दोस्तों W से सूचित किया जाता है। तो आइए उसको भी लिखित रूप से समझने का करते हैं प्रयास। तो आपको पता चल गया कि प्राकृत संख्या क्या होती है और प्राकृत संख्या से हम पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हुआ है पूर्ण संख्या के परिवार का जन्म। तो दोस्तों हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में क्यों पढ़ते हैं? आपको तो पता चल गया कि हमारे मन में एक क्वेश्चन आया था कि 2 - 2 क्या होंगे। तो 2 - 2 के लिए हमको जरूरी है किस चीज का? जीरो का। तो जीरो को भी क्या करेंगे? किसी परिवार में शामिल करना होगा। तो उसको क्या किए हैं? एक अलग परिवार में शामिल किए हैं जिस परिवार का नाम है पूर्ण संख्या। इसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। तो इसका डिफिनेशन किस तरह से दिया जाए देखते हैं, आते हैं पढ़ते हैं। तो इसके डिफिनेशन में हो जाएगा क्या? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में। समुच्चय का मतलब आप समझ सकते हैं एक परिवार। ठीक है, तो आप जैसे मान लीजिए कि कोई एक परिवार है, उसमें अलग अलग प्रकार के कुछ सदस्य होते हैं, कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती है। कोई भी सदस्य एक नहीं होते हैं, कोई भी सदस्य समान नहीं होते हैं। तो एक परिवार जो होता है वो भी एक समुच्चय का उदाहरण हो सकता है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो गया कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल करने पर जो नई संख्याओं का समुच्चय प्राप्त हुआ उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। अब पूर्ण संख्या के समुच्चय को हम सूचित किस चीज से करते हैं? तो ये भी नीचे में लिखा हुआ है कि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को हम कैपिटल W से सूचित करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल W बराबर क्या हो जाएगा? समुच्चय के लिए क्या करते हैं हम? मिडिल ब्रैकेट का यूज करते हैं। मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसका सदस्य उस सभी को लिख देंगे। तो 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और ये 3 ठो डॉट दे दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे आगे बढ़ते जाएंगे इनफाइनाइट तक, अनंत तक, जितना तक हम जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूर्ण संख्या के बारे में भी आपने समझ लिया। तो इसके बाद हमारे मन में एक और टाइप का प्रश्न उठ रहा है। तो देखिए ये किस टाइप का प्रश्न हो रहा है हमारे मन में कि यदि हम 2 - 2 किए तो पूर्ण संख्या, इसके लिए हमें आवश्यकता हुई किस चीज की? जीरो की। 2 - 2 = 0। पूर्ण संख्या के बारे में हमें पता चल गया, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाए बहुत ही इजी तरीके से। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमको आ जाए कि 12 में से हमको घटाना है 14, तो अब इसके लिए हमको किस चीज की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों इसके लिए भी हमें एक और परिवार की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसके लिए भी हमको पढ़ना होगा इसको और थोड़ा विस्तारित रूप में। हमने क्या पढ़ा अभी तक? प्राकृत संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा। प्राकृत संख्या में पढ़े हैं कि गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, जिसको सामान्य रूप से हम किसी वस्तु को गिनते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या होल नंबर। प्राकृत संख्या से हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ा जीरो का। तो जीरो को क्या किया? हम उस परिवार में शामिल किए, तो एक नया परिवार बना जिसको नाम दिया हम लोग पूर्ण संख्या। तो अब हमें जरूरी है एक और नए परिवार की। तो आइए उसके बारे में भी समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि किसी भी प्राकृत संख्या का दोस्तों हम निगेटिव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्राकृत संख्या 2 है, 2 है, उसका निगेटिव क्या होगा? उसके पीछे माइनस का सिंबल लगा देंगे तो वो हो गया -2। तो क्या -2 अपने इस दोनों में से किसी परिवार का है? नहीं है, ये किसी अलग परिवार का है। तो उसके लिए एक और नया परिवार बनेगा जिसका नाम हम लोग देंगे पूर्णांक का। ठीक है, तो पूर्णांकों का नाम देंगे। तो प्राकृत संख्या का जो होगा निगेटिव उसको क्या करेंगे? इस पूर्ण संख्या के समुच्चय में शामिल कर लेंगे। तो क्या कौन सा परिवार प्राप्त होगा अपने लोगों को? पूर्णांकों का परिवार प्राप्त होगा। तो आइए उसको भी लिखित रूप में समझते हैं। तो दोस्तों हमारे मन में आते हैं भांति भांति के क्वेश्चंस, भांति भांति के प्रश्न। जैसा कि हमारे मन में आया एक क्वेश्चन, 12 में से 14 को घटाएंगे तो क्या होगा? तो अभी तक हमको मालूम है सिर्फ प्राकृत संख्या के बारे में और पूर्ण संख्या के बारे में। तो क्या सिर्फ प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है क्या? नहीं। देखिए 12 में से अगर हम 14 को घटाते हैं तो पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या के समुच्चय में से कोई भी संख्या प्राप्त नहीं होगी। हमें प्राप्त
होगी कोई ऋणात्मक संख्याएं। तो ऋणात्मक संख्याओं के लिए भी कोई परिवार होना चाहिए, उसके साथ भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए हमको आवश्यकता है पूर्णांक को समझने की। तो पूर्णांकों का डिफिनेशन क्या है? पूर्णांक का डिफिनेशन ये है कि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में क्या करेंगे, हम ऋणात्मक संख्याओं के समूह को शामिल कर लेंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से लेकर 1 2 3 बढ़ते चला जाएगा, तो वो हुआ पूर्ण संख्या। उसमें क्या करेंगे, ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेंगे। ऋणात्मक संख्या क्या हुआ, 0 से छोटी संख्याएं होंगी, तो क्या करेंगे, उसको 0 से पहले लिखेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है। क्या करेंगे, 0 पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा पूर्णांक। बहुत ही इजी सा है। अब क्या करेंगे, पूर्णांकों के समुच्चय को हम सूचित किस चीज से करते हैं, प्राकृत संख्याओं को समुच्चय को तो n से सूचित किए, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को w से सूचित किए, और पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को किस चीज से सूचित करेंगे, इसका भी कोई नाम होना चाहिए। तो इसका नाम रखा गया है z। पूर्णांकों के समुच्चय को रखा गया है नाम z। इसको हम z से सूचित करते हैं। और z के अंदर, z समुच्चय के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, इसमें जो है निगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होंगी। 0 से लेके आगे ये सभी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। 1 से लेके ये सभी आगे क्या है, प्राकृत संख्याएं। तो ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो गया 0 से लेकर आगे की संख्याएं, और उसमें क्या किया, हम ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिए, तो वो प्राप्त हो गया हमें पूर्णांक संख्याएं। तो दोस्तों अब एक और नया प्रश्न उठा हमारे मन में कि क्या पूर्णांक तक तो हम समझ लिए, पूर्णांक तक हम जान लिए, तो पूर्णांक क्या 2 पूर्णांक है? हाँ है, और भाग दे दिए इसमें 3 से, तो ये भी पूर्णांक है। 2 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। और ये 2/3 क्या है, ये भी तो कोई संख्या होगी ना, इसका भी तो कोई वैल्यू होगा ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा, हमें पॉइंट में प्राप्त होगा। और 2/3 भी क्या है, कोई संख्या है। इसको जो है इस तीनों के समुच्चय में से किसी भी समुच्चय में नहीं रखा गया है। 2/3, 1/5, 2/6, इन सभी संख्याओं को इन सभी के समुच्चय में तो अभी तक नहीं रखा गया है। तो क्या करना होगा, इसको थोड़ा और विस्तारित रूप में जानना होगा, थोड़ा और एक्सप्लेन्ड रूप में जानना होगा। ठीक है, तो इस तरह के बट्टा वाले शब्द, बट्टा वाले नंबर या भाग में, मतलब जैसे किसी भी पूर्णांक में किसी भी पूर्णांक से भाग दिए, तो इस तरह के नंबर्स को हम किस समुच्चय में रखेंगे, आइए उसको समझने का करते हैं प्रयास। तो दोस्तों जिस तरह से हमारे मन में ये प्रश्न आया कि 2 को भाग देंगे 3 से, उसी तरह से 4 को भाग देते हैं यदि 6 से, 5 को भाग देते हैं 15 से, 10 को भाग दिया हमने 12 से, ये सभी भी तो कोई संख्याएं हैं। इन सभी संख्याओं के लिए हम एक नया परिवार बनाएंगे जिसका नाम रखा गया है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है, अब मामूली रूप से जानिए, बेसिक रूप से जानिए, तो हम किसी पूर्णांक से किसी पूर्णांक में भाग देंगे तो वो क्या प्राप्त होगा, हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगा। लेकिन परिमेय संख्या को थोड़ा और डीपली जानने के लिए चलिए आगे देखते हैं इसका लिखित रूप। तो दोस्तों आइए समझने का कोशिश करते हैं परिमेय संख्याओं को। परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, हमारे मन में एक प्रश्न उठा था कि 2 में अगर भाग देते हैं 3 से तो वो भी क्या होगा, एक संख्या होगा, उस संख्या को भी किसी परिवार में रखना होगा। तो उस संख्याओं को हम किस परिवार में रखे हैं, परिमेय संख्याओं के परिवार में। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन है कि जब किसी पूर्णांक को, पूर्णांकों के बारे में आपने क्या पढ़ा है कि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेंगे तो क्या होगा, पूर्णांकों का समुच्चय हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो पूर्णांकों का समुच्चय प्राप्त हुआ तो उसी से रिलेटेड है हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या में क्या होता है, किसी एक पूर्णांक से किसी दूसरे पूर्णांक में भाग देते हैं तो क्या होता है, हमें परिमेय संख्या प्राप्त होता है। लेकिन उसमें कुछ शर्त हैं, कुछ नियम हैं। ठीक है, उसका नियम क्या है कि जहां P और Q दोनों पहले पूर्णांक होने चाहिए, कि किसी पूर्णांक को किसी पूर्णांक से भाग देंगे तभी हमको क्या होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगा। और एक कंडीशन क्या है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी हम किसी पूर्णांक में 0 से भाग नहीं देंगे। ठीक है, तो 0 से भाग अगर 0 हो गया नीचे में तो वो परिमेय संख्या का उदाहरण नहीं होगा। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन बस बहुत ही सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि जब किसी पूर्णांक को किसी दूसरे पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो हमें परिमेय संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होता है। और उसमें क्या होना चाहिए, हर जो होगा नीचे वाला कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए परिमेय संख्याओं के लिए। तो देखिए यहाँ इसका एग्जाम्पल क्या है, 0, 2/5, 3/5, 5/3 और -7/2। पूर्णांक क्या हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। तो क्या ये -7/2 परिमेय संख्या नहीं है? हाँ है, परिमेय संख्या है।
तो इन सभी चीज़ों को देखकर, इन सभी एग्जाम्पल्स नंबर्स को देख के आपके मन में भी एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये सभी क्या है, एक फ्रैक्शन है, भिन्न है। लेकिन ये जो है भिन्न हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। देखिए इसको हम 0 को 0/1 लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये अपना फ्रैक्शन है, 2/5 भी फ्रैक्शन है, 3/5 फ्रैक्शन है, 5/3 फ्रैक्शन है। लेकिन 7/2 -7/2 ये फ्रैक्शन नहीं होगा। फ्रैक्शन के लिए क्या नियम एवं शर्तें होनी चाहिए? फ्रैक्शन के लिए होना चाहिए कि ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा, जो भी होगा दोनों होगा, ठीक है। तो ये सभी में क्या है, दोनों पॉजिटिव है, 3 धनात्मक है, 5 भी धनात्मक है। तो ये परिमेय संख्या भी है, साथ में भिन्न भी है। लेकिन -7/2 ये भिन्न नहीं है, ठीक है। तो भिन्न को भी समझ लिए आप लोग बहुत ही इजी तरीके से, परिमेय संख्या को भी समझ लिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आज के लिए रहने देते इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इसके आगे की चीज़ों को बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे, बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों चलते हैं आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।